जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू एडुटेनमेंट बाय हर्ष। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सभी लोग ठीक ठाक होंगे और सबकी पढ़ाई बढ़िया चल रही होगी। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड है, जिसका नाम है क्लाइमेट ऑफ इंडिया, यानी भारत की जलवायु। आपको बता दें, इससे पहले हम लोग इंडियन ज्योग्राफी में फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया के सारे टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज का हमारा टॉपिक होगा भारत की जलवायु को पढ़ना। तो आइए समझते हैं। तो जलवायु क्या होती है, सबसे पहले ये जानना पड़ेगा। तो आपको बता दें, जलवायु किसी भी बहुत बड़े क्षेत्र पर जो मौसम की स्थिति होती है, लंबे समय तक जो मौसम की स्थिति होती है, उसी को हम लोग क्या कह देते हैं, वहां की जलवायु। ठीक है, आइए समझते हैं इसे। किसी क्षेत्र की लंबे समय तक, यानी कई वर्षों तक की जो मौसम की स्थिति होगी, वही उस क्षेत्र की जलवायु होगी। ठीक है, तो जलवायु क्या है? बेसिकली ये एवरेज होता है किसका? मौसम का। ठीक है, ये नया वर्ड है, अभी इसे भी हम लोग समझ लेंगे कि मौसम यानी वेदर क्या होता है। ठीक है, तो मान लीजिए हम किसी बड़े क्षेत्र यानी भारत की बात करते हैं, तो भारत की जलवायु किस पर डिपेंड करेगी? तो मौसम की स्थितियों पर डिपेंड करेगी, जो कि बहुत लंबे समय से चल रहा है भारत में। ठीक है, एक दो दिन के मौसम को नहीं, मौसम का मतलब लगभग 30 से 35 साल का जो मौसम की स्थिति होगी, वही क्या कहलाएगा? जलवायु। तो आइए पहले समझ लेते हैं मौसम क्या होता है। तो मौसम हमारे वायुमंडल की जो क्षणिक स्थितियां होती हैं, जो दैनिक दशाएं होती हैं, वही मौसम होता है। ठीक है, मौसम क्या होता है? मौसम यानी वेदर, जो भी वायुमंडलीय क्षणिक दशाएं ही क्या कहलाती हैं? मौसम। हमारे वायुमंडल में जो रोज हमें कुछ ना कुछ वायुमंडल में जो स्थितियां दिखती हैं, वही क्या है? मौसम है। जैसे आज का मौसम कैसा था? तो धूप निकली हुई थी, लेकिन शाम आते आते कोहरा छा गया। यानी मौसम बदलता रहता है, ये क्षणिक होता है। ठीक है, किसी और छोटे क्षेत्र की बात करता है। आप एक साथ नहीं बोल सकते कि आज भारत का मौसम कैसा था, आज प्रयागराज का मौसम कैसा था, आज फतेहपुर का मौसम कैसा था, आज चित्रकूट का मौसम कैसा था। यानी मौसम हमेशा किसी छोटे क्षेत्र की कंडीशन, स्थिति को बताता है, वायुमंडलीय स्थिति को बताता है। ठीक है, जबकि जलवायु हमेशा बड़े क्षेत्र की मौसमी स्थिति को बताता है, और ये बदलता नहीं है। सबसे बड़ा अंतर, मौसम चेंज होता रहता है, वेरिएबल होता है, जबकि जलवायु कांस्टेंट होती है। अब ये मौसम जो है, ये तो किसी भी क्षेत्र का समय समय पर बदलता रहेगा। ठीक है, आज सुबह धूप निकली थी तो पता चला कल आंधी हो रही होगी। और तो और अगर आप अपने किसी मित्र से, बारिश का सीजन चल रहा है और उस समय आप बात करते हैं कि भाई कहाँ हो, तो वो बताता है कि सिविल लाइन, और आप पूछते हैं आप कहाँ हैं, तो वो बताता है कि धूमनगंज। तो पता चलता है कि सिविल लाइंस में बारिश हो रही है और धूमनगंज में तो सूखा है। यानी कि एक दिन पर, एक समय पर ही एक छोटे क्षेत्र पर मौसम अलग अलग हो सकता है। कहीं बारिश हो सकती है तो कहीं सूखा पड़ सकता है, कहीं धूप निकली हो सकती है तो कहीं बादल छाया हो सकता है। ठीक है, लेकिन जलवायु ऐसा नहीं है। यही मौसम देखते देखते, यही मौसम का अनुभव लेते लेते, इसी मौसम का जब कई वर्षों तक हमें अनुभव हो जाता है, अब हमें अनुभव हो चुका है कि भारत में चाहे कुछ भी हो जाए, जून में भयंकर गर्मी पड़नी ही पड़नी है, दिसंबर में भयंकर ठंडी पड़नी ही पड़नी है। क्यों? क्योंकि हमें कई वर्षों का अनुभव हो चुका है। ठीक है, सितंबर के महीने में हमें छाता लेकर के चलना ही चलना है, पता नहीं कब बारिश हो जाए। जुलाई के महीने में हमें छाता लेकर ही चलना है, पता नहीं कब बारिश हो जाए। इसका मतलब हमें कई वर्षों के अनुभवों से भारत के मौसम की स्थिति का पता चल चुका है। ठीक है, यानी हमारे पास लगभग 30 से 35 सालों के मौसम का औसत मिल चुका है, और वही क्या कहलाता है? जलवायु। ठीक है, तो मौसम के ही स्थिति का जो एवरेज निकल के आता है, वही है जलवायु। मौसम क्षणिक होता है, एक छोटे क्षेत्र की वायुमंडलीय स्थिति को दर्शाता है, जबकि जलवायु किसी वृहद क्षेत्र के मौसमी स्थिति को दर्शाता है। ठीक है, उम्मीद है आपको दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। मौसम वेरिएबल होता है, जलवायु कांस्टेंट होती है। ठीक है, अब जानिए कि भारत की जलवायु कैसी है। तो आपको बता दें कि जो हमारा देश यानी भारत है, उसकी जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है।
ये याद रखना पड़ेगा आपको। किसी भी वनडे एग्जाम में वन लाइनर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तुरंत बन जाता है कि भारत की जलवायु कैसी है, तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। अभी इसका एक एक वर्ड हम लोग समझेंगे कि कैसे उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है भारत की, ठीक है। अब इसके आगे हम लोग जानेंगे कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो जलवायु को इफेक्ट करते हैं, जलवायु पर कुछ प्रभाव डालते हैं। तो आइए समझते हैं कि जलवायु को प्रभावित करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स हैं, यानी कारक हैं। इसे समझने से पहले मैं आपको थोड़ा पृथ्वी का क्लाइमेटिक जोन बता देता हूं, ठीक है। मान लीजिए ये रही हमारी पृथ्वी, और पृथ्वी के बीचों बीच से केंद्र से होकर एक रेखा जाती है जिसे हम 0 डिग्री लैटिट्यूड लाइन कहते हैं, यानी अक्षांश रेखा कहते हैं। अब ये पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट देती है, इसीलिए इसे भूमध्य रेखा कहते हैं। तीसरी चीज, इसे भूगोल की भाषा में हम लोग विषुवत रेखा कहते हैं, और इंग्लिश में इक्वेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? इक्वेटर। क्यों भाई? क्योंकि पृथ्वी को 2 बराबर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, इसलिए इसे इक्वेटर कहा जाएगा। बीचों बीच से जा रही है, सेंटर से होकर जा रही है, इसलिए 0 डिग्री लैटिट्यूड लाइन यानी अक्षांश रेखा कहेंगे, ठीक है। पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित कर रही है तो इक्वेटर कहेंगे। भूमि को अलग कर रही है बीच से, तो इसलिए भूमध्य रेखा कहेंगे, और भूगोल की भाषा में विषुवत रेखा कहेंगे। इसी रेखा से 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री नॉर्थ पर एक रेखा खींची जाती है जिसका नाम रहता है कर्क रेखा, और इसी 0 डिग्री लाइन से 23.5 डिग्री साउथ पर एक रेखा खींची जाती है, ठीक है। वो उत्तर है, ये दक्षिण है, इसलिए 23.5 डिग्री साउथ। इस रेखा का नाम क्या रहता है? तो मकर रेखा। मकर रेखा को इंग्लिश में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं, और कर्क रेखा को इंग्लिश में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। अब क्यों हमने बताया इन तीनों रेखाओं को, ठीक है। ये काल्पनिक रेखा है, पहली बात तो ये पृथ्वी पर हमने खींची नहीं है, बस माना है, ठीक है। उसका यूज है, क्यों माना है, ठीक है। तो और भी रेखाएं देख लेते हैं। अब इसी 0 डिग्री से और ऊपर चलते हैं। अभी तो 23.5 डिग्री नॉर्थ पे चला तो कर्क रेखा मिल गई। अब अगर हम 66.5 डिग्री नॉर्थ पर चलते हैं तो एक लाइन मिलेगी जिसको हम लोग आर्कटिक सर्कल कहेंगे, ठीक है। और ये 66.5 डिग्री नॉर्थ पर खींची गई रेखा है। उसके बाद इसी तरह 66.5 डिग्री साउथ पर हम एक रेखा खींचेंगे जिसे क्या कहा जाएगा? अंटार्कटिक सर्कल। क्या कहा जाएगा? अंटार्कटिक सर्कल, याद रखिए। अब आइए समझते हैं इनके महत्व को। कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा, ये तीनों रेखाओं के मध्य ही जो हमारा सूर्य पृथ्वी पर प्रकाश भेजता है, ठीक है, यानी पृथ्वी से आने वाली प्रकाश की किरणों का मुख्य भाग कहां पर जाता है? तो इन्हीं 3 रेखाओं के बीच में पड़ता है, ठीक है। यानी पृथ्वी पर सूर्य से आने वाली सीधी प्रकाश की किरणें कहां पर आती हैं? तो पृथ्वी के केवल इस वाले क्षेत्र पर आती हैं, यानी मकर रेखा से लेकर के कर्क रेखा के क्षेत्र पर। समझ रहे ना? अब जैसे जैसे आप इनसे दूरी बढ़ाते जाएंगे, यानी 23.5 डिग्री नॉर्थ से यानी कर्क रेखा से उत्तर की ओर और आगे बढ़ेंगे, तो वैसे वैसे सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणें तिरछी पड़ेंगी, यानी कि प्रकाश तो जाएगा लेकिन हीट नहीं रह जाएगी। क्योंकि आपको पता है सन हमें 2 चीजें देता है, एक तो लाइट देता है, दूसरी हीट। आप कहीं पर आग ताप रहे हैं, ठीक है, और आप आग के पास बैठे रहेंगे तो आपको हीट मिलेगी, साथ ही साथ लाइट मिलेगी। थोड़ा दूरी बढ़ाइए उससे, आपको हीट मिलना कम हो जाएगी, लाइट मिलती रहेगी। और दूरी बढ़ाइए, एक समय आएगा कि लाइट की मात्रा भी कम हो जाएगी और हीट तो मिलना बंद ही हो जाएगा। तो समझिए इसको नॉर्मल एग्जांपल से। उसी तरह हमारी जो अर्थ है वो सूर्य से बहुत दूरी पर है, और हमारी अर्थ 23.5 डिग्री झुकी भी है अपने एक्सिस से। इसी कारण क्या होता है कि पृथ्वी के केवल इस पार्ट पर, कर्क रेखा से लेकर के मकर रेखा वाले पार्ट पर ही सूर्य की मेन फोकस लाइट पड़ती है, सीधी प्रकाश की किरणें पड़ती हैं। और बाकी इन ध्रुवीय क्षेत्रों पर, इन्हें पोलर एरियाज बोला जाता है, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, ठीक है। यहां पर प्रकाश की किरणें ना के बराबर पड़ती हैं, कम ही पड़ती हैं, ठीक है। अब आइए समझते हैं। इसी आधार पर, सूर्य की स्थिति के आधार पर, यानी आपको पता चल गया कि सूर्य जो है वो मैक्सिमम अपनी प्रकाश की किरणें कर्क रेखा पर भेज सकता है, और इधर मैक्सिमम अपने प्रकाश की किरणें मकर रेखा पर भेज सकता है। इतनी चीज समझ में आ गई? ये है सूर्य, अब आपको दिख रहा होगा, ठीक है। मैक्सिमम हमारा सूर्य कहां पर आ सकता है? अब सूर्य कोई छोटा सा टॉर्च थोड़ी है, वो तो पूरा प्रकाश भेजेगा ना। लेकिन हम अब चूंकि बोर्ड पे तो बना नहीं सकते, इसलिए आपको समझना पड़ेगा कि सूर्य के जो प्रकाश की किरणों का मुख्य भाग होगा वो कर्क रेखा से लेकर के मकर रेखा तक ही आएगा, इसीलिए इस रेखा का यूज। और सबसे ज्यादा बार, अब देखिए सूर्य ऐसे ही गति करता रहता है, कर्क रेखा से विषुवत रेखा पर आता है, विषुवत रेखा से मकर रेखा पर जाता है, लेकिन मकर रेखा के आगे नहीं जाएगा, फिर मकर रेखा से विषुवत रेखा पर आएगा, विषुवत रेखा से फिर कर्क रेखा पर। जरा गौर करिए तो 2 बार यहां आ रहा है सूर्य,
यानी सबसे ज़्यादा जो सूर्य की प्रकाश की किरणें होंगी, सूर्य की सबसे ज़्यादा जो लाइट होगी वो विषुवत रेखा यानी 0 डिग्री लाइन पर पड़ेगी। यानी पूरी दुनिया का जो सबसे गर्म क्षेत्र होगा, जो सबसे उष्ण क्षेत्र होगा वो क्या होगा, तो 0 डिग्री वाला। यानी यहाँ पर जो भी देश आएंगे, जो भी कॉन्टिनेंट आएंगे वो बहुत गर्म रहेंगे। जैसे जैसे इस रेखा से दूरी बढ़ती जाएगी प्रकाश की किरणें पहुंचेंगी, लेकिन उनमें हीट की मात्रा कम होती जाएगी और कर्क रेखा तक ही हीट की मात्रा ठीक ठाक रहेगी। उसके बाद जैसे ही आप आगे बढ़ते चले जाएंगे, या इधर मकर रेखा के बाद आप आगे बढ़ते चले जाएंगे, तो सूर्य के जो प्रकाश की किरणें होंगी वो तिरछी पड़ेंगी, यानी उसमें हीट की मात्रा ना के बराबर रहेगी। इतना आपको समझ में आया। इसी आधार पर, सूर्य की इसी स्थिति के आधार पर क्लाइमेटिक जोन बनाए गए। अब उन्हें समझते हैं। ये रही कर्क रेखा, ये रही विषुवत रेखा, ये रही मकर रेखा। देखा गया कि जब सूर्य हमारा इसी पर फोकस कर रहा है, इसी पर लाइट दे रहा है, तो यहाँ जो भी क्षेत्र होंगे वो बहुत गर्म होंगे, यानी ये वाला एरिया बहुत गर्म होगा। समझ में आ गया। और गर्म को शुद्ध हिंदी में उष्ण कहा जाता है, ठीक है। और 2 लैटिट्यूड, ये अक्षांश रेखा है बाबू, अब इसको आगे बताएंगे, ठीक है। आर्कटिक सर्कल ये भी एक अक्षांश रेखा है, अंटार्कटिक सर्कल ये भी एक अक्षांश रेखा है, मकर रेखा ये भी एक अक्षांश रेखा है। अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं, यानी लॉन्गिट्यूड लाइन और लैटिट्यूड लाइन का टॉपिक ग्लोब में पढ़ना होता है, इसलिए अभी आप बस इतना समझ लीजिए कि ये सब काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो अर्थ के सेंटर से समानांतर खींची जाती हैं, ठीक है। इनकी संख्या टोटल 181 यानी 181 होती है। अब 2 अक्षांश रेखाओं के बीच के क्षेत्र को, ये देखिए जो एरिया आ रहा है कर्क रेखा से लेकर के विषुवत रेखा के बीच का जो क्षेत्र आ रहा है, उस क्षेत्र को जोन बोला जाता है इंग्लिश में, या कटिबंध। तो अब बताइए, ये गर्म क्षेत्र होगा क्योंकि सूर्य के प्रकाश की किरणें यहाँ भरपूर पड़ रही हैं, तो इसे क्या बोला जाएगा, उष्ण कटिबंध, ठीक है। इंग्लिश में इसे टॉरिड जोन बोला जाता है। कर्क रेखा से विषुवत रेखा के बीच का जो क्षेत्र है वो उष्ण कटिबंध यानी भरपूर गर्म है। 0 डिग्री से लेकर के मकर रेखा यानी 23.5 डिग्री साउथ तक, इस क्षेत्र पे भी तो सूर्य का प्रकाश भरपूर पड़ेगा। आपको बताया ना, कर्क रेखा से लेकर के मकर रेखा तक सूर्य के प्रकाश की किरणों की स्थिति सीधी रहती है, लंबवत रहती है, और सबसे ज्यादा तो इसी पर लंबवत होती है, ठीक है। तो इस क्षेत्र का नाम भी क्या है, उष्ण कटिबंध। फिर दूरी बढ़ेगी 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 66.5 डिग्री नॉर्थ तक एक क्षेत्र फिर बन रहा है, जरा गौर करेंगे तो। अब यहाँ पर सूर्य की स्थिति यानी सूर्य के प्रकाश की किरणें तिरछी पड़ेंगी, तो यहाँ गर्मी तो रहेगी, बताए आग से थोड़ा दूरी बढ़ाएंगे तो गर्मी कम होगी, ताप कम होगा, लेकिन प्रकाश बना रहेगा। तो इसी हिसाब से यहाँ ठंडा भी पड़ता है, गर्म भी पड़ता है, और ठंडे को इंग्लिश में, ठंडे को हिंदी में शीत बोला जाता है, और गर्मी को उष्ण बोला जाता है, और उन्हीं को मिला दिया गया तो बना शीतोष्ण। उसी तरह मकर रेखा से लेकर के आर्कटिक सर्कल के बीच के क्षेत्र को शीतोष्ण कहा गया, कटिबंध यानी टेम्परेट जोन, ठीक है। यानी यहाँ के जो देश आएंगे, यहाँ पर जो कॉन्टिनेंट्स आएंगे, यहाँ पर जो कॉन्टिनेंट्स आएंगे, महाद्वीप आएंगे, ठीक है, उन लोग क्या रहेंगे, उनको गर्मी भी पड़ेगी, सर्दी भी पड़ेगी, ठीक है, दोनों माहौल में रहेंगे। अब और दूरी बढ़ाइए, जैसे ही आप और दूरी बढ़ाएंगे यानी सीधे नॉर्थ पोल और 66.5 डिग्री के बीच का जो क्षेत्र होगा बेहद ठंडा होगा, जिसे हम शीत कटिबंध कहेंगे, यानी फ्रिजिड जोन कहा जाता है, याद रखिएगा, फ्रिजिड जोन। तो उसी तरह इधर भी होगा भाई, अंटार्कटिक सर्कल से लेकर के साउथ पोल तक के जो एरिया होंगे वो कैसे जोन में आएंगे, फ्रिजिड जोन यानी शीत कटिबंध में आएंगे। तो हमने पृथ्वी को क्लाइमेटिक जोन में डिवाइड कर दिया, उसकी जलवायु स्थिति में हमने डिवाइड कर दिया। तो जो भी देश यहाँ पर आएंगे वहाँ सीधी प्रकाश की किरणें पड़ेंगी। और ये आपको पता है, पृथ्वी के इस वाले पार्ट पर अगर आपने वर्ल्ड मैप देखा, ठीक है, एक सेकंड आपको वर्ल्ड मैप दिखाई देता हूँ। तो देखिए ये रहा वर्ल्ड मैप। अब देखिए ये जा रही है हमारी 0 डिग्री लाइन यानी विषुवत रेखा, और ये रही हमारी कर्क रेखा, ठीक है, और ये रही हमारी मकर रेखा, ठीक है। यही तीनों मुख्य रेखाएं हैं, क्योंकि सूर्य के प्रकाश का अधिकतम भाग जो गिर जाता है वो पृथ्वी के किस हिस्से पर आता है, तो इसी हिस्से पर। देखिए यहां पर जो देश आएंगे वहां भरपूर गर्मी पड़ेगी, गौर से देखते जाइए। अफ्रीका आ रहा है, पूरा सहारा डेजर्ट कहाँ है, ठीक है, ये भारत भी अब आ रहा है। तो पृथ्वी पर इतने क्षेत्रों पर सूर्य की प्रकाश की किरणें सीधी पड़ती हैं। जैसे जैसे कर्क रेखा से दूरी बनाते जाएंगे ठंडी आती जाएगी, ठीक है, क्योंकि सूर्य के प्रकाश की किरण नहीं पहुंच पाएगी। जैसे जैसे मकर रेखा से दूरी बनाते जाएंगे, हालांकि इधर तो कोई ज़्यादा देश है नहीं, केवल अंटार्कटिका और ओशिनिया के कुछ देश पड़ते हैं, ठीक है, और इधर देख रहे हैं पूरा अंटार्कटिका में बर्फ ही जमा रहता है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि क्यों अमेरिका में ठंडी रहती है, क्यों रशिया में ठंड पड़ती है, क्योंकि वहां तक सूर्य का प्रकाश अच्छे से सीधी किरणें उसकी पहुंच ही नहीं पाती हैं साल भर। और हमारी पृथ्वी पर सूर्य की जो प्रकाश की किरणें हैं वो यहीं पर इसी तरह
सूर्य की स्थिति बनी होती है, कभी वो कर्क रेखा पर होता है, कभी वो मकर रेखा विश्वत रेखा पर होता है, कभी वो मकर रेखा पर होता है, और यहीं पर उसकी स्थिति साल भर बनी रहती है। ठीक है, तो क्यों अब जब किसी जगह पर गर्मी पड़ेगी, यानी सूरज एक ही जगह पर रहेगा तो खूब गर्मी देगा। जब खूब गर्मी होगी तो देखिए ये समुद्र दिख रहे हैं, समुद्र है तो वाष्पीकरण होगा, वाष्पीकरण होगा तो बादल बनेंगे, और बादल बनेंगे और वो जहां भी टकरा जाएंगे, ठीक है, उनको हवाएं जहां ले जाएंगे वहीं वो वर्षा करा देंगे। इसीलिए पूरी दुनिया में इन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा जंगल पाए जाते हैं, क्योंकि ये आर्द्र जगह होती है। कैसे, आपको पता है ब्राजील में है अमेजॉन का जंगल, जो कि पूरी दुनिया का 20% ऑक्सीजन खुद ही देता है। कैसे बना, क्योंकि उष्ण कटिबंध में आता है, ठीक है, और समुद्र के किनारे बसा हुआ है। चलिए अब आपको मैप पे भी समझ में आ गया होगा, अब आगे देखते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको शीत कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध, उष्ण कटिबंध और शीतोष्ण कटिबंध फ्रिजिड जोन ये समझ में आया होगा। ठीक है, अब आपको बता दें जो हमारा भारत है ना, उसके बीचों बीच से कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, थोड़ा मैप को समझिए, ये रहा हमारा भारत, और जरा गौर करिए कर्क रेखा इसके बीचों बीच से जा रही है, यानी आधे भारत पर, प्रायद्वीपीय भारत पर पूरी तरह से सूर्य के प्रकाश की किरणें भरपूर तरह से पड़ेंगी। लेकिन उसका आधा पार्ट जो और उत्तर की तरफ है वो कहाँ आता है, शीतोष्ण कटिबंध, यानी ठंडे प्रदेश, इसीलिए हिमालय बना हुआ है। ठीक है, यानी उधर के लोग, अब आप समझिए वैसी ही प्राकृतिक चीजें भी होंगी, यहाँ पास जंगल ज्यादा होंगे जबकि उधर कम होंगे। यहाँ के लोग चूंकि विषुवत रेखा के बहुत नजदीक रहते हैं तो सूर्य की प्रकाश की किरणें बहुत तीव्र पड़ती हैं, बहुत सीधी पड़ती हैं, इसलिए यहाँ के जो रहने वाले लोग होते हैं उनकी त्वचा कैसी होती है, काली होती है। इसीलिए आप देखिए भारत में जो साउथ के लोग रहते हैं, चूंकि विषुवत रेखा के नजदीक रहते हैं, इसलिए उनका रंग कैसा होता है, काला होता है। वहाँ की वनस्पतियां भी उसी आधार पर होंगी, वहाँ के कपड़े भी उसी आधार पर होंगे। तो ये है जलवायु, यानी क्लाइमेटिक जोन। कैसे डिसाइड करता है हमारा रहन सहन, हमारी प्रकृति को सब डिसाइड करता है जलवायु, इसलिए जलवायु का इंपॉर्टेंस है। अब आप समझिए, चूंकि भारत का मेन जो ये तीन ओर से घिरा हुआ पार्ट है, पानी से, समुद्र से घिरा हुआ पार्ट, अब भारत किस पे आता है, उष्ण कटिबंध में आ रहा है। गौर से देखिए, उष्ण कटिबंध में आ रहा है, लेकिन आधा पार्ट शीतोष्ण में आ रहा है। अब भारत से मानसून इधर से बन के चलता है, क्योंकि समुद्र है इधर से, वाष्पीकरण से जो बादल बनते हैं वो इधर से चलते हैं। ठीक है, तो मानसून जब इधर से जाता है और ये उष्ण कटिबंध में है, इसीलिए भारत की जलवायु कैसी है, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। अब आपको समझ में आ रहा होगा भारत की जलवायु कैसी है, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। तो अब आइए समझते हैं कि जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से। तो जलवायु को प्रभावित करने वाला सबसे पहला कारक आपको बता दें तो कौन सा है, तो सबसे पहला कारक ही हम लेंगे विषुवत रेखा से दूरी। ठीक है, पहला हमारा कारक क्या है, विषुवत रेखा से दूरी। ये रही विषुवत रेखा, और हमने बताया था हमारा भारत यहीं स्थित है। विषुवत रेखा के जितने पास जो देश रहेंगे वहां गर्मी भरपूर रहेगी, क्योंकि सूर्य की प्रकाश की किरणें सीधी यहीं पर पड़ती है। इतना चीज समझ में आया था आपसे। और जैसे जैसे इससे दूर जाते जाएंगे, चाहे उत्तर की दिशा में जाइए चाहे दक्षिण की दिशा में जाइए, वैसे वैसे सूर्य की प्रकाश की किरणें तिरछी पड़ने शुरू हो जाएंगी, जिससे हीट की मात्रा कम होती चली जाएगी। ठीक है, इसी कारण जो भी देश विषुवत रेखा से दूर होंगे वो ठंडे होंगे, और जो भी देश विषुवत रेखा के नजदीक होंगे वो भरपूर गर्मी वाले देश होंगे। ठीक है, इसी कारण से यहाँ की जलवायु में भी परिवर्तन होता है। अब आप बताइए, जो जलवायु रशिया की होगी क्या वही जलवायु भारत की है? नहीं। ठीक है, जो जलवायु ब्राजील की होगी क्या वही जलवायु ऑस्ट्रेलिया की होगी? बिल्कुल नहीं, अलग अलग, डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि इनकी दूरी अलग अलग है, विषुवत रेखा से इनकी दूरी अलग अलग है। ठीक है, तो पहला कारक क्या हो गया, तो इसी कारण जो भी देश विषुवत रेखा से अलग अलग दूरी पर है, इसलिए उनकी जलवायु भी डिफरेंट होगी, अलग अलग होगी, एक जैसी नहीं होगी। तो पहला कारक हो गया कि विषुवत रेखा से दूर। तो पहला क्या हो गया, इक्वेटर से दूरी। दूसरा, पर्वतों की स्थिति बहुत डिपेंड करती है जलवायु। कैसे, आइए देखते हैं। इसको आप तुरंत समझ जाएंगे। कैसे? आपको पता है कि भारत के पूरे उत्तर भाग पर हिमालय स्थित है, नेपाल पूरा, अरुणाचल, म्यांमार, पूरा हिमालय है। और आपको बता दें, रशिया से साइबेरियन विंड्स आती हैं, रशिया से साइबेरियन विंड्स आती हैं। अब चूंकि वो पोलर पार्ट से आ रही है, इसका मतलब वो ठंडी हवाएं होंगी, और आपको बता दें उनका टेम्परेचर कितना होता है, तो -60 डिग्री सेल्सियस होता है। इतनी ठंडी हवाएं होती हैं, अगर वो यूपी बिहार में आ जाए, मान लीजिए हिमालय ना होता और वो प्रवेश करती, तो यूपी बिहार की जनसंख्या खत्म हो जाती, मध्य प्रदेश की जनसंख्या खत्म हो जाती, क्योंकि हमें इतना ठंडा टेम्परेचर सहने की, सर्वाइव करने की आदत ही नहीं है। हमने कभी इतना ठंडा टेम्परेचर सर्वाइव ही नहीं किया, हम इस जलवायु में रहे ही नहीं कभी। इसका मतलब है अगर हिमालय ना होता तो हम किसी और जलवायु में रह रहे होते। ठीक है, तो पर्वतों की स्थिति भी डिपेंड करती है, मतलब पर्वतों की स्थिति क्या करती है, प्रभावित करती है किसे, जलवायु को। ठीक है, आप समझ पा रहे होंगे। और मान लीजिए ये हिमालय ना होता तो यहां से जो मानसून बन के जाता है,
यहाँ से मानसून बन के जाता है, और वो अगर इन हिमालय ना होता तो यहाँ टकराता नहीं, वो सीधे चला जाता कहाँ, चाइना में, और कुल्लू शान में लड़के बरस देता। तो आज जो तिब्बत वाला पार्ट दिख रहा है सूखा सूखा, वहाँ खूब बारिश होती, और हमारे भारत में कुछ होता ही नहीं, सूखा पड़ा होता सारा रेगिस्तान। यानी कि आपको पता चल गया कि पर्वतों की स्थिति बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है जलवायु को प्रभावित करने के लिए। ठीक है, अब तीसरा देखते हैं। तीसरा क्या है? तो तीसरा है जलधारा। कैसी? तो समुद्री जलधारा। समुद्री जलधाराएं क्यों? आपको बता दें, वैसे तो समुद्री जलधारा है, ये अलग टॉपिक है, आप थोड़ा समझिए। समुद्री जलधारा का मतलब होता है कि समुद्र के जल का आगे बढ़ना, उसी को समुद्री जलधारा कहते हैं। अब ये जलधाराएं दो तरह की होती है। अगर ये जलधाराएं विषुवत रेखा के पास से निकलती हैं, इनकी उत्पत्ति विषुवत रेखा के पास से होती है, तो इन्हें गर्म जलधारा कहा जाता है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि सूरज का जो मेन फोकस होता है वो विषुवत रेखा के पास ही होता है, यानी वहाँ का जल गर्म होगा, इसीलिए वहाँ से जो जलधाराएं बनकर निकलेंगी वो गर्म जलधाराएं होंगी। और जो भी जलधाराएं पोलर पार्ट से निकलेंगी, चाहे तो वो नॉर्थ पोल से हो, चाहे तो वो साउथ पोल से हो, यानी ध्रुवी, जो भी जलधाराएं ध्रुव की ओर से बनकर निकलेंगी वो ठंडी जलधाराएं होंगी। ठीक है, तो दो तरह की जलधाराएं होती हैं। अब भारत के आसपास से दोनों तरह में कोई भी जलधाराएं नहीं उत्पन्न होती हैं, ना ही कोई ठंडी जलधारा, ना ही कोई गर्म जलधारा। तो कोई भी इफेक्ट भारत पर जलधारा का तो नहीं पड़ता, लेकिन दुनिया के और देश ऐसे हैं जहां जलधारा का फर्क पड़ता है। आपको पढ़ाएंगे जब कि नॉर्वे में एक जलधारा निकलती है। आपको बता दें पूरा आर्कटिक जो ओशियन है वो पूरा बर्फ से जमा होता है। ठीक है, चूकी सागर, साइबेरिया सागर, लैप्टिव सागर, कारा सागर, बेरेंट सागर, सफेद सागर, ग्रीनलैंड सागर, बफिन की खाड़ी, हडसन की खाड़ी, अमंडसन की खाड़ी, ये वर्ल्ड मैप का क्लास में आपको पूरा बताएंगे। ये उसके सीमांत सागर है, आर्कटिक ओशियन के सीमांत सागर है। रुकिए आपको मैप के थ्रू बताते हैं। सागर देख रहे हैं, ये आर्कटिक सागर देख रहे हैं, ये पूरा आर्कटिक महासागर है, सागर नहीं आर्कटिक महासागर। इसके कई सारे सीमांत सागर है, चूकी सागर, साइबेरिया सागर, लैप्टिव सागर, कारा सागर, बेरेंट सागर, सफेद सागर, ग्रीनलैंड सागर, बफिन की खाड़ी, हडसन की खाड़ी, अमंडसन की खाड़ी, ब्यूफोर्ड सागर, ये सारे के सारे सीमांत सागर है। और ये बर्फी, अब चूंकि सूरज ये विषुवत रेखा से इतना दूरी पर होते हैं कि यहाँ पर सूर्य की प्रकाश की किरणें आ ही नहीं पाती। ठीक है, यानी भरपूर ठंडा जगह है, तो समुद्र का जल भी पूरी तरह से बर्फ बन जाता है। लेकिन अब आपको जलधारा का इफेक्ट पढ़ा रहे थे, तो नॉर्वे से निकलती है, यहाँ से नॉर्वे की धारा। अब ये नॉर्वे की जो जलधारा निकलती है ये एक गर्म जलधारा है। ठीक है, और ये गर्म जलधारा, यहाँ सारे समुद्र आपको बर्फीले मिलेंगे, केवल यहाँ जो समुद्र है वो आपको कैसा मिलेगा, पानी वाला, यानी वो बर्फ नहीं जम पाता, क्योंकि ये कैसी जलधारा है, गर्म जलधारा है। ठीक है, गर्म जलधारा है। दूसरा इफेक्ट, यहाँ ये पेरू है एक देश, ठीक है, और पेरू के पास से निकलती है पेरू की जलधारा, या हम्बोल्ट की जलधारा। ठीक है, ये अब देखिए नीचे से इसकी दिशा कहाँ से है, ध्रुव की तरफ से, इसका मतलब ये ठंडी जलधारा है। अब आपको बता दें, ठंडी जलधारा होने के कारण यहाँ पर जब सूर्य की प्रकाश की किरणें आती हैं तो ये इतना ज़्यादा ठंडी होती है कि सूर्य जो है वो वाष्पीकरण नहीं कर पाता, पानी का वाष्पीकरण नहीं कर पाता। इसका मतलब बादल नहीं बनेंगे। जब बादल नहीं बनेंगे तो यहाँ बारिश नहीं होगी। बारिश ना होने के कारण ये पूरी दुनिया का सबसे शुष्क मरुस्थल यहीं पर पाया जाता है, जिसका नाम है आटाकामा का मरुस्थल। ठीक है, देखिए जलधारा के इफेक्ट। अगर यहाँ से गर्म जलधारा निकली होती तो वाष्पीकरण होता और बारिश हो रही होती तो बड़ी बढ़िया हरियाली होती। देखिए बगल में ब्राजील है, पूरा अमेजॉन जंगल हरा भरा, लेकिन बगल में आटाकामा मरुस्थल पूरा का पूरा शुष्क। और केवल साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट का नहीं, पूरी दुनिया का सबसे शुष्क मरुस्थल है कौन, आटाकामा का मरुस्थल। तो ये आपको पता चल गया होगा कि ठंडी जलधारा से क्या इफेक्ट पड़ते हैं जलवायु पर। यहाँ की जलवायु अगर अभी कैसी है तो मरुस्थलीय जलवायु है, लेकिन शायद अगर यहाँ से गर्म जलधारा निकली होती या दूसरी कोई जलधारा होती, ठीक है, तो यहाँ की जलवायु अलग होती। तो आपको पता चल गया कि जलवायु पर भी निर्भर करती है, जलधारा पर भी निर्भर करती है हमारी जलवायु। आइए अब चौथा इफेक्ट देखते हैं। चौथी चीज है समुद्र से दूरी। चौथा जो कारक निकलता है वो समुद्र से दूरी। समुद्र से दूरी का क्या मतलब, आपको बता दें कि जो भी क्षेत्र समुद्र के पास होगा, ठीक है, वहां तापांतर बहुत कम होगा। इसका मतलब क्या है, अगर वो क्षेत्र समुद्र से ज्यादा दूर नहीं है, यानी तटीय क्षेत्र है, तो वहां पर ना ज्यादा ठंड रहेगी ना ही ज्यादा गर्मी रहेगी। ठीक है, यानी वहां तापांतर ना के बराबर रहेगा, बहुत कम होगा। अब इसको आप समझिए, ये रहा भारत जो तीन ओर से है वो कैसे है, समुद्र के किनारे। समुद्र के किनारे आसपास जो भी शहर होंगे वहां आपको ज्यादा तापांतर देखने को नहीं मिलेगा, ना ज्यादा ठंडी मिलेगी ना ज्यादा गर्मी। ये समुद्र से दूरी के इफेक्ट हैं। ठीक है, इस पर किस पर प्रभाव डालेंगे, ये जलवायु पर। आप देखेंगे अगर हम लोग इस समय रजाई ओढ़ के मैच देख रहे होते हैं और वहां जो मैच खेल रहा होता है वो टी शर्ट पहन के बढ़िया वानखेड़े स्टेडियम में खेल रहा होता है, क्यों, क्योंकि तापांतर बहुत कम है, यानी ना ज्यादा वहां ठंडी है ना ज्यादा गर्मी है। तो जो भी क्षेत्र समुद्र से पास में होंगे, समुद्र के पास में होंगे, वहां पास तापांतर बहुत कम होगा। और जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी तापांतर चेंज होता जाएगा, यानी कि जलवायु परिवर्तन होती चली जाएगी। अब एक लास्ट और देख लेते हैं, ऊंचाई। ऊंचाई का भी इफेक्ट पड़ता है।
कैसे? आपको बता दें, हम लोग विषुवत रेखा से उत्तर की दिशा पे रहते हैं, यानी हमारे भारत के मध्य से कर्क रेखा गुजरती है, और यहाँ एक शहर है अमृतसर, पंजाब का एक शहर है अमृतसर, और यहीं पर हिमाचल प्रदेश का एक शहर है शिमला, राजधानी है हिमाचल प्रदेश की राजधानी। दोनों की अगर देखें इस हिसाब से इक्वेटर से दूरी, सॉरी लाइट चली गई, तो समझिए कि अगर हम लोग ऊंचाई के हिसाब से देखते हैं, तो सबसे पहले तो हम इक्वेटर के हिसाब से देख रहे हैं। इक्वेटर भारत के नीचे से है, ठीक है, और यहां से कर्क रेखा गुजर रही है, ये तो आपको पता ही है। इक्वेटर से जितनी दूरी पर है हमारा अमृतसर, उतनी ही दूरी पर है शिमला। इसका मतलब है जितना टेम्परेचर यहाँ का होना चाहिए उतना ही टेम्परेचर यहाँ का होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से दूरी सेम है। यही तो हमने पढ़ा है अभी तक। लेकिन जलवायु हमारी डिपेंड करेगी ऊंचाई पर भी। अब आपको पता है कि अमृतसर एक ऐसा क्षेत्र है जहां बर्फ नहीं गिरती, जबकि उतनी ही दूरी पर होने पर शिमला में ठंड पड़ती है, भरपूर लोग घूमने जाते हैं कुल्लू मनाली, ठीक है, शिमला में बर्फ पड़ती है। ऐसा क्यों? ऊंचाई के कारण। दूरी के कारण तो ठीक है, लेकिन शिमला ऊंचाई पर बसा हुआ शहर है, जबकि अमृतसर समतल पर बसा हुआ शहर है। ऊंचाई पर होने के कारण यहाँ पर बर्फ पड़ती है, क्योंकि एक चीज आपको बता दें कि प्रत्येक 165 मीटर ऊंचाई पर जाने पर, समुद्र तल से प्रत्येक 165 मीटर आप ऊंचाई पर अगर जाएंगे तो टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस कम हो जाएगा। प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर टेम्परेचर जो होगा वो कितना गिर जाएगा? 1 डिग्री सेल्सियस कम हो जाएगा। इसी कारण से शिमला ऊंचाई पर स्थित है, इसीलिए टेम्परेचर गिर जाता है, और वहां बढ़िया घाटियों में बर्फ गिरती है, जिसे देखने के लिए लोग पर्यटन के लिए जाते हैं, ठीक है। तो आपको पता चल गया जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। इक्वेटर से दूरी, पर्वतों की स्थिति, समुद्री जलधाराएं, समुद्र से दूरी, ऊंचाई। अक्सर ये किसी न किसी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। अब आइए और कुछ जानते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको मौसम, जलवायु और जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों को समझने में कोई समस्या नहीं हुई होगी। तो अब हम लोग भारत की जलवायु को पढ़ेंगे, यानी क्लाइमेट ऑफ इंडिया को पढ़ेंगे। जी हाँ, अब हमें वर्ल्ड की जलवायु को पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग यहाँ रहते हैं, इसलिए फोकस हमारा रहेगा भारत की जलवायु को पढ़ने के लिए। तो भारत की जलवायु को पढ़ने के लिए हमें जलवायु को 4 भाग में विभाजित करना पड़ा। इसके अध्ययन के लिए हमें इसे 4 ऋतुओं में विभाजित करना पड़ा। जी हाँ, जलवायु को जब हम तोड़ेंगे तो किसमें तोड़ेंगे? तो ऋतुओं में, यानी सीजन्स में तोड़ेंगे। अब जान लेते हैं ये कौन कौन सा सीजन है। तो सबसे पहला जो सीजन है वो शीत ऋतु है, नाम सुना होगा आप लोगों ने। उसके बाद ग्रीष्म ऋतु है, उसके बाद तीसरा तो वर्षा ऋतु, और उसके बाद चौथा शरद ऋतु। तो भारत में कुल 4 ऋतुएं हैं। कौन कौन सी? शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु। इंग्लिश में बोले तो विंटर सीजन, समर सीजन, रेनी सीजन और ऑटम सीजन, ठीक है। अब देखिए, आपको पता है कि साल में, यानी एक साल में 12 मंथ्स होते हैं, यानी महीने होते हैं, और भारत में कुल एक साल में 4 सीजन आते हैं। तो ये एक सीजन कितने महीने का होता होगा? तो यहां से पता चल गया कि एक सीजन हमारा 3 मंथ्स का होता है। एक सीजन हमारा 3 महीने का होता है। अब ये सीजन डिसाइड कैसे होता है? तो आपको बता दें कि ये जो 4 ऋतुएं हैं ये सूरज की स्थिति के हिसाब से ही डिसाइड होती हैं। कैसे? आपको बताया है मैंने कि सूरज की जो प्रकाश की किरणें हैं वो मुख्यतः मकर रेखा से कर्क रेखा के बीच में पड़ती हैं, और विषुवत रेखा पर तो लंबवत ही पड़ती हैं। इसका मतलब है कि सूर्य का अधिकतम उत्तरायण कर्क रेखा तक रहता है और अधिकतम दक्षिणायन मकर रेखा तक रहता है। यानी हमारे सूर्य की प्रकाश की किरणें मैक्सिमम दक्षिण में कहां तक आएंगी? तो मकर रेखा, और मैक्सिमम अगर उत्तर पे देखेंगे तो कहां पर पड़ेंगी? तो कर्क रेखा। इन्हीं के बीच में सूर्य गति करता रहता है, ठीक है। अब अगर सूर्य कर्क रेखा पर होगा तो भारत में गर्मी होगी, सीधी सी बात है, और सूर्य मकर रेखा पर होगा तो भारत से दूर है। इसका मतलब भारत में इस समय ठंड पड़ रही होगी, यानी इस समय सूर्य कहां होगा? मकर रेखा के आसपास होगा। समझ रहे हो? और जैसे जैसे सूर्य, अब आपको पता है जो सूर्य है वो मकर रेखा से तो आगे जाता नहीं, फिर पास आएगा किसके? विषुवत रेखा के पास, ठीक है। और विषुवत रेखा के पास आता जाएगा, और एक समय आएगा जब ये विषुवत रेखा पर आ जाता है, ठीक है। अब आपको थोड़ा बता दें कि जिस समय 22 दिसंबर के दिन सूर्य की किरणें सीधा मकर रेखा पर पड़ती हैं, ठीक है, यानी लंबवत पड़ती हैं मकर रेखा पर। और इस दिन देखिए जब 22 दिसंबर आता है तो भारत में क्या रहती है? कड़ाके की ठंड शुरू नहीं हो जाती। इसका मतलब है कि दिसंबर का से ही हमारे यहाँ ठंडी स्टार्ट हो जाएगी, यानी शीत ऋतु का काल 15 दिसंबर से लेकर के अब 3 महीने तक चलेगा। तो दिसंबर के बाद जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी 15 मार्च तक भारत में क्या पड़ेगी? ठंडी पड़ेगी। समझ में आ रहा है कि नहीं? कब? कर्क रेखा, जब मकर रेखा पर होगा सूरज तो भारत में ठंडी पड़ेगी, यानी शीत ऋतु चलेगा। भारत की जलवायु में शीत ऋतु होगी, ठीक है। अब
और ये डिसाइड कब से होगा, तो 15 दिसंबर से लेकर के 15 मार्च तक, 15 दिसंबर से लेकर के 15 मार्च तक 3 महीने। 15 मार्च आते आते सूरज मकर रेखा से कहां पर आ रहा होगा, विषुवत रेखा। और आपको बता दें कि 22 मार्च के दिन सूरज सीधे कहां आ जाता है, विषुवत रेखा पर, यानी इसकी सूरज की किरणें सीधे विषुवत रेखा पर पड़ती हैं। और इस समय आते आते भारत में गर्मी ठंडी लगभग बराबर हो जाती है। आपको भी पता है मार्च आते आते नॉर्मल हो जाता है, लोग टी शर्ट में घूमने लगते हैं, सुबह थोड़ा सा ठंडी रहती है, बाकी इस समय नॉर्मल रहता है। इसका मतलब है कि अब गर्मी शुरू होगी, क्योंकि अब धीरे धीरे सूरज विषुवत रेखा से कर्क रेखा की ओर आगे बढ़ेगा, यानी कि 15 मार्च से भारत में गर्मी स्टार्ट हो जाती है, ग्रीष्म ऋतु स्टार्ट हो जाती है। और ये चलेगा कितने महीने तक, 3 महीने तक। तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, यानी 15 जून तक भारत में क्या रहेगी, गर्मी। और 15 जून आते आते अब देखिए दिसंबर से चलना शुरू किया, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च आते आते ये कहाँ आ गया, विषुवत रेखा पर। फिर मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून में कहाँ जाता है, सूर्य बिल्कुल कर्क रेखा पर आ जाता है और भारत में भीषण गर्मी होती है। अब ये और उत्तरायण तो जाएगा नहीं, फिर से विषुवत रेखा की ओर गति करेगा। और अब ये 15 जून से चलना स्टार्ट करेगा, और जून के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर, और 15 सितंबर आते आते ये कहाँ आ जाएगा, विषुवत रेखा के पास। और इसकी करेक्ट डेट अगर आपको याद रखनी है तो सितंबर, 23 सितंबर आते आते ये विषुवत रेखा पर होगा। यानी सूरज 2 बार अपनी लंबवत किरणें भेजता है, कहाँ पर, विषुवत रेखा पर। कब, एक तो 22 मार्च को, एक 23 सितंबर को। ये 2 दिन ऐसे होते हैं जिस दिन और रात का समय बराबर होता है भारत के परिप्रेक्ष्य में। और इस समय गर्मी नहीं रहेगी। आप बताइए, हम लोग दूरी बढ़ रही है कि नहीं, सूरज दूर जा रहा है कि नहीं भारत से। तो जब दूर जा रहा है तो आप जानते हैं मार्च के महीने में भी हम लोग नॉर्मली रहते हैं, ना ठंडी ना गर्मी, और सितंबर में भी ना ठंडी ना गर्मी। फिर सितंबर में फिर ये आगे बढ़ेगा, सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, और दिसंबर आते आते फिर भारत में ठंडी आ जाएगी। तो 15 जून से लेकर के 15 सितंबर तक का जो समय होता है वो वर्षा ऋतु होता है। भारत में मानसून आ जाता है, भारत में मानसून आ जाता है। और शरद ऋतु ये चलेगा आपका 15 सितंबर से लेकर के 15 दिसंबर तक। ठीक, इतनी चीज समझ में आई। तो शीत ऋतु कब से कब होता है, 15 दिसंबर से 15 मार्च। ग्रीष्म ऋतु 15 मार्च से लेकर के 15 जून। वर्षा ऋतु 15 जून से लेकर के 15 सितंबर। शरद ऋतु 15 सितंबर से लेकर के 15 दिसंबर तक। ठीक है, अब इसके लिए एक और चीज समझ लेते हैं। शीत ऋतु में क्या होता है, तो सूरज हमारा मकर रेखा से विषुवत रेखा की ओर आगे बढ़ता है। समझिएगा इस चीज को। सूरज जो है, शीत ऋतु जब भारत में होती है तो उस समय क्या होता है, यहाँ होता है सूरज, कहाँ, ये, और ये मकर रेखा से कहाँ की ओर पलायन करता है, तो विषुवत रेखा की ओर, यानी मकर से विषुवत की ओर पलायन करता है। तो उस समय भारत में शीत ऋतु रहती है। और 3 महीने बाद जब ये विषुवत रेखा पर 22 मार्च को आ जाता है, तब फिर भारत में ग्रीष्म ऋतु स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, और वो चलती है कब से, 15 मार्च से लेकर के 15 जून तक। और उस समय जब भारत में ग्रीष्म ऋतु आती है तो उस समय ये विषुवत रेखा से कहां तक जाता है, कर्क रेखा पर जाता है। और तब तक में भारत में भीषण गर्मी आ जाती है। वर्षा ऋतु आते आते अब ये फिर यहाँ पास आ गया। अब यहाँ से ऊपर तो जाएगा नहीं, फिर ये आएगा और विषुवत रेखा पर आएगा। यानी कि अब जब वर्षा ऋतु भारत में आती है तो सूरज कर्क रेखा से किधर की ओर पलायन करता है, विषुवत रेखा की ओर। और जब विषुवत रेखा से ये मकर रेखा की ओर आगे बढ़ता है तो शरद ऋतु आ जाती है। ठीक है, विषुवत रेखा से कहां तक, मकर रेखा तक। ठीक है, इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। तो शीत ऋतु में हमारा सूरज मकर रेखा से विषुवत रेखा की ओर आगे बढ़ता है। ग्रीष्म ऋतु में विषुवत रेखा पर होता है। तो अब ग्रीष्म ऋतु आ रही है, यानी कर्क रेखा की ओर आगे बढ़ेगा, तभी तो भारत में खूब गर्मी पड़ेगी, प्रचंड गर्मी। ठीक है, उसके बाद अब देखिए फिर से वर्षा ऋतु आते आते फिर वापस आएगा, कहां से, कर्क रेखा से विषुवत रेखा की ओर। और शरद ऋतु में विषुवत रेखा से मकर रेखा की ओर आएगा। इतनी चीजें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अब आपको बता दें कि 21 जून को भारत यानी कर्क रेखा पर सूरज की लंबवत किरणें पड़ती हैं 21 जून को। यानी सूरज कर्क रेखा पर कब होता है, 21 जून को। विषुवत रेखा पर कब होता है, 22 मार्च और 23 सितंबर को। मकर रेखा पर कब होता है, तो 22 दिसंबर को। इतनी चीजें समझ में आ गई। अब हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं सारी ऋतुओं को। ठीक, तो आइए समझते हैं चारों ऋतुओं के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग शीत ऋतु के बारे में समझेंगे। शीत ऋतु, इसका मतलब विंटर सीजन। ये कब से कब तक चलेगा, तो 15 दिसंबर से लेकर के 15 मार्च तक, 3 महीने का है। ठीक है, अब देखिए ये रही हमारी पृथ्वी और ये रही विषुवत रेखा यानी 0 डिग्री, और ये रही आपकी कर्क रेखा और ये रही आपकी मकर रेखा। ठीक है, इन्हीं पर सूरज की जो मुख्य प्रकाश की किरणें हैं वो आती हैं और हमारा भारत स्थित है यहाँ पर। इतनी चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब जब सूरज मकर रेखा पर स्थित होगा, ध्यान समझिएगा,
जब सूरज मकर रेखा पर स्थित होगा तभी तो भारत में ठंड पड़ेगी, ठीक है। यानी कि शीत ऋतु के समय जो सूर्य होता है वो मकर रेखा पर स्थित होता है। इसका मतलब है कि जब सूर्य यहां है तो हमारा भारत जो समुद्र के किनारे स्थित है, ठीक है, यानी 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है, तो यहां पर वेपराइजेशन नहीं होगा, वाष्पीकरण नहीं होगा। इसका मतलब क्या होता है कि ठंड के समय में भारत में हवाओं में क्या होती है, नमी की मात्रा होती है। और बाबू जब हवाओं में नमी की मात्रा होती है तो वो हवाएं भारी होती हैं, और भारी हवाएं इसका मतलब हवाएं हाई प्रेशर की होती हैं, ठीक है। तो ठंड के समय में जो भारत में हवाएं चलती हैं वो कैसी होती हैं, हाई प्रेशर की होती हैं, इसलिए वो नीचे होती हैं, ठीक है, ऊपर नहीं होती हैं। हल्की हवाएं ऊपर जाती हैं और भारी हवाएं नीचे, समझ रहे हैं। तो सूर्य मकर रेखा पर स्थित होता है तो शीत ऋतु में हवाओं में नमी यानी भारी हवाएं यानी हाई प्रेशर की हवाएं शीत ऋतु में होती हैं, यानी ये हवाएं ठंडी होती हैं। ठंडी हवाएं कैसी होती हैं, हाई प्रेशर की होती हैं, क्योंकि उनमें नमी की मात्रा होती है। और इन ठंडी यानी शीत ऋतु में भारत में एक हवा चलती है जिसे शीतलहर का नाम दिया जाता है। तो उत्तर भारत में जो ठंडी हवा चलती है उसका नाम शीतलहर, ठीक है। हवाओं में प्रेशर की मात्रा अधिक होती है, क्यों होती है, क्योंकि हवाओं में नमी की मात्रा अधिक होती है। नमी की मात्रा क्यों है, क्योंकि भैया सूर्य बहुत दूर है, सूर्य कर्क रेखा पर अगर होता तो वाष्पीकरण कर लेता, जिससे हवाएं हल्की हो जाती हैं, क्योंकि हवाओं से जो नमी की मात्रा है उसका वाष्पीकरण हो जाता, तो हल्की हवाएं ऊपर हो जाती हैं। इतना चीज समझ में आया। अब चूंकि ये भारी हवा है तो ये सतह पर रहेगी। अब हम लोग समझते हैं कि ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है। ग्रीष्म ऋतु यानी गर्मी का समय। गर्मी का समय कब, अब आपको पता है इस ठंडी को बिताते बिताते यानी ठंडी को समय बीतते बीते जब दिसंबर में यहाँ था तो जनवरी, फरवरी, मार्च, और मार्च में सूर्य कहाँ आ गया, विषुवत रेखा पर आ गया, यानी भारत के नज़दीक आ गया। इसका मतलब भारत में गर्मी स्टार्ट हो जाएगी। और ये कब से कब तक होता है, तो 15 मार्च से लेकर के, और जब सूर्य बिल्कुल कर्क रेखा पर पहुंच जाता है यानी 15 जून तक भारत में गर्मी का सीजन रहता है, यानी ग्रीष्म ऋतु रहती है। इस समय जो सूर्य होता है वो कहाँ पर होता है, तो सूर्य की स्थिति कर्क रेखा के नज़दीक होती है। सूर्य की स्थिति कैसी होती है, कर्क रेखा के नज़दीक होती है। दूसरी चीज़, जब सूर्य कर्क रेखा के आसपास होगा तो इस समय जो भारत में हवाएं होंगी उनमें नमी की मात्रा रहेगी। आप बताइए, अरे भाई सूर्य है तो हवाओं में नमी की मात्रा नहीं रहेगी, क्योंकि ये उसका क्या कर लेगा, इवेपराइजेशन कर लेगा, वाष्पीकरण कर लेगा। वाष्पीकरण कर लेगा तो हवाएं लो प्रेशर की हो जाएंगी, हल्की हवाएं रहेंगी। हल्की हवाएं कैसी होती हैं, लो प्रेशर की हवाएं, और लो प्रेशर की हवाएं हमेशा ऊपर जाती हैं। कोई चीज़ हल्की, बैलून हल्का होता है, कहाँ जाता है, ऊपर की ओर, समझ रहे हैं। तो हल्की हवाएं ऊपर की ओर जाती हैं। जैसे ही हल्की हवाएं यहाँ पास जो लो प्रेशर था, तो लो प्रेशर के कारण हवाएं हल्की हवाएं ऊपर जाएंगी, तो इधर से आती हैं भारी हवाएं यानी हाई प्रेशर। अब इधर हवाएं हाई प्रेशर क्यों है, क्योंकि भैया सूरज जब यहाँ है तो यहाँ ठंड पड़ेगी, और ठंड में नमी की मात्रा, हवाओं में नमी की मात्रा की हवाएं हाई प्रेशर की होती हैं। और आपको बता दें हवाओं की एक टेंडेंसी होती है कि हवाएं हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की हो जाती है। तो भारत में इस समय आ जाता है लो प्रेशर, जब सूरज कहाँ होता है, कर्क रेखा पर, तब बाहर की जो हवाएं होती हैं वो ये खाली जगह को भरने चली जाती हैं, क्योंकि यहाँ से लो प्रेशर की हवाएं ऊपर चली जाती हैं, तो खाली जगह को भरने आई कौन, हाई प्रेशर की हवाएं। और ये हवाएं यहाँ जो बादल बना होता है, ये 3 महीने में मार्च से लेकर के जून जो मानसून बना होता है, ये हवाएं उनको खींच लाती हैं अपने साथ, समझ रहे हैं, ये हवाएं उनको अपने साथ खींच लाते हैं। और अब भारत में क्या आएगा, मानसून आएगा। इतनी चीज़ समझ में आई कि नहीं। तो जब भी लो प्रेशर होगा तो लो प्रेशर में क्या होता है, हाई प्रेशर की हवाएं आती हैं उस जगह को कवर करने के लिए, ठीक है। और यही कारण बनता है कि जब हाई प्रेशर की हवाएं यानी बाहर की हाई प्रेशर की हवाएं अंदर के लो प्रेशर के एरिया को भरने आती हैं तो इसे ही चक्रवात कहा जाता है। तो इसी सीजन में आपको पता है कि गर्मियों में ही चक्रवात आता है। चक्रवात एक तेज चलने वाली हवाएं होती हैं जिन्हें हम लोग यूपी या बिहार के लोग लू के नाम से जानते हैं, नहीं जानते, और वेस्ट बंगाल के लोग काल बैसाखी का नाम देते हैं, बताइए, और पंजाब के लोग इसे धूल भरी आंधी कहते हैं, असम के लोग इसे बोडो चेली कहते हैं, साथ साथ नॉर्वेस्टर कहते हैं, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट के लोग इसे क्या कहते हैं, नॉर्वेस्टर कहते हैं। समझ में आया, क्योंकि हाई प्रेशर की हवाएं हैं, तो ये लो प्रेशर जब हवाएं ऊपर जाएंगी तो हाई प्रेशर हवाएं उस जगह को भरने के लिए आएंगी, और जैसे ही भरने के लिए आती हैं तो इनकी स्पीड बहुत होती है, तो इसीलिए इसे चक्रवात का नाम दिया जाता है। यूपी बिहार में इसे लू कहा जाता है, वेस्ट बंगाल में इसे काल बैसाखी कहा जाता है, पंजाब में इसे धूल भरी आंधी कहा जाता है, असम में इसे बोडो चेली, और नॉर्थ ईस्ट में नॉर्मली इसे नॉर्वेस्टर का नाम दिया जाता है।
तो ये सब गर्म हवाएं हैं, ठीक है, ये गर्म हवाएं हैं। इतनी चीज समझ में आ गई होगी। अब हम लोग तीसरा यानी कि वर्षा ऋतु। अब जब भारत में वर्षा ऋतु आती है, इसका मतलब सूरज कर्क रेखा से अब किधर की ओर पलायन करेगा? विषुवत रेखा की ओर, ठीक है। सूरज कहाँ पलायन करेगा? विषुवत रेखा की ओर। इसका मतलब ये समय चलता है 15 जून से 15 सितंबर तक। इसका मतलब अब भारत में मानसून प्रवेश करेगा, ठीक है। मानसून क्या करेगा? प्रवेश करेगा। वर्षा ऋतु में क्या करता है? मानसून प्रवेश करता है भारत में, क्योंकि अब इस जो बादल बने हैं बाबू, ये मानसून जो आया है उन हवाओं के ले जाएगा और पूरे भारत में इस समय बारिश होती है। पूरे भारत में क्या होती है? बारिश होती है। तो मानसून का प्रवेश कब करता है भारत में? तो 15 जून के बाद। यानी नॉर्मली आप याद रखेंगे कि भारत में मानसून कब प्रवेश कर जाता है? तो जून के फर्स्ट वीक में। और किस ऋतु में प्रवेश करता है? तो वर्षा ऋतु में। इतनी चीजें। अब मानसून कब पढ़ना है? तो इसके नेक्स्ट क्लास में हम लोग पूरा मानसून के बारे में पढ़ेंगे कि भारत में किस राज्य में ज़्यादा बारिश होती है, भारत में सबसे लास्ट में किस राज्य में बारिश होती है, 2 चरणों में कहाँ बारिश होती है, समझ में आ रहा है? सबसे कम कहाँ बारिश होती है। इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में हम लोग मानसून में पढ़ेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी हम लोग केवल ऋतु के बारे में समझ रहे हैं। तो मानसून का आगमन किस ऋतु में होता है? वर्षा ऋतु में। अब इसके बाद चौथी जो ऋतु है, ये तो तीसरी हो गई, चौथी है शरद ऋतु। ये ऋतु आते आते सूर्य विषुवत रेखा से किधर की ओर पलायन करने लगता है? तो मकर रेखा की ओर पलायन करने लगता है। इसका मतलब इसका समय है 15 सितंबर से लेकर के 15 दिसंबर तक, ठीक है। इसे ऑटम सीजन कहते हैं। इस समय मानसून का रीट्रीटिंग होता है। इसका मतलब मानसून पुनः आता है, निवर्तन होता है, ठीक है। इसे मानसून का प्रत्यावर्तन कहते हैं। इस समय क्या होता है? मानसून फिर से आता है, रीट्रीटिंग ऑफ मानसून। मानसून भारत में प्रवेश कब करता है? तो वर्षा ऋतु में, यानी जून के फर्स्ट वीक में। और मानसून पुनः कब से चलना स्टार्ट करता है? तो ये आपका सितंबर के महीने से, ठीक है। तो उम्मीद है आपको चारों ऋतुओं के बारे में समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अगले लेक्चर में मानसून के बारे में पढ़ेंगे कंप्लीटली। भारत में वर्षा कैसे होती है, क्या सिस्टम होता है वर्षा का, ठीक है। पूरे भारत में कैसे कैसे वर्षा होती है, कहाँ ज़्यादा वर्षा होती है, कहाँ कम वर्षा होती है, ठीक है। कहाँ वर्षा 2 चरणों में होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।